बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 5 अहम इश्यूज़ के हवाले से। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल हाउस के लिए। उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे जो मामला है यूसुफ रज़ा गिलानी का, उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ जो मामला हुआ आज वीडियो स्कैंडल में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध हाई कोर्ट में मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो गंदम चोरी, गंदम की स्मगलिंग और ख़राब गंदम गरीबों को खिलाने का मामला है, उस पर बड़ी अहम समाअत हुई, वो भी मैं उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि उज़ैर बलोच मज़ीद 3 मुकदमात में बरी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है कराची की, और ये कलरी थाने में 3 मुकदमात थे और इनमें यह कहा गया था कि पुलिस पर हमला किया गया था और ये हमला उन्होंने धमाका खेज़ मवाद के साथ हमला किया था सिंध पुलिस पर। यह मुकदमा दर्ज हुआ था और जो अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि इस फैसले के अंदर लिखा गया है, वो फैसले जो मैंने देखे हैं, 2 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर 10 मुकदमात अब तक हो चुके हैं, जिनमें उज़ैर बलोच को आज पहले 7 मुकदमात में पहले बरी हो चुके थे, 3 में आज बरीयत हो गई है। और ग्राउंड एक ही है। क्या ग्राउंड है? अदम शवाहिद और पुलिस की नाकिस तफ्तीश। अदम शवाहिद किसने इकट्ठे करने थे? एविडेंस किसने इकट्ठी करनी थी? मुराद अली शाह और उनकी पुलिस और उनकी प्रोसिक्यूशन ने। एक तो उन्होंने शवाहिद ही इकट्ठे किए और दूसरा नाकिस तफ्तीश। ये वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर मुसलसल 10 मुकदमात में इस वक्त तक मुलज़म उज़ैर बलोच, दहशतगर्द उज़ैर बलोच को आज रिहाई मिल गई है। रिहाई से मुराद ये है कि इनकी हद तक वो बरी हो गए हैं। अब तक उनके खिलाफ एक ही केस में उनको सज़ा हुई है और वो है जो मिलिट्री कोर्ट से 12 साल की सज़ा हुई है। और मुझे लगता है अल्लाह ना करे उनके खिलाफ 52 मुकदमात हैं, जिनमें से 10 मुकदमात में वो क्लियर हो गया, और अगर सब में यही हाल हुआ तो वही 12 साल मिलिट्री अदालत वाले ही बचने हैं, बाकी सारे ही जो मुराद अली शाह है और जरदारी गैंग और माफिया है वो उड़ा कर रख देंगे और वो अदालतों से बरी हो के कल इलेक्शन लड़ेगा और पूरी कराची में ये कहेगा कि मुझे अदालतों ने बरी किया है। अब अदालतें यहाँ क्या करें जब ना एविडेंस प्रोसिक्यूशन दे, ना कोई उसमें गवाह है, ना कोई गवाह उनके खिलाफ बात करे, ना कोई पुलिस तफ्तीश करे, तो फिर क्या? जब फाइल खाली होगी तो जज क्या करेगा? उसने फिर बरी करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कानून में जज के पास पावर नहीं है। जो नीचे अदालत के जजेस हैं उन्होंने फाइल के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। दूसरी तरफ जो मामला है खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानतों के ऊपर समाअत होनी थी, जस्टिस मुशीर आलम साहब की सरबराही में अहम समाअत होनी थी, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक साहब मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो बेंच टूट गया और उनकी जो दरख्वास्त जमानतें थी उनकी और उनकी फैमिली की कैंसिलेशन ऑफ बेल नैब की तरफ से फ़ाइल की गई थी, वो रीलिस्ट कर दी गई हैं और अब दोबारा वो केसेस फ़िक्स किए जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं गोदामों में ख़राब गंदम का जो मामला है। सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई और उसमें यह कहा गया, आपने एक वीडियो देखी होगी और ये वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी शेयर की थी और सोशल मीडिया पर भी आपने देखी थी कि किस तरीके से सिंध के गोदामों में गंदम गंदी है और वो ख़राब है और वो आगे सिंध की आवाम को खिलाई जा रही है और उसके ऊपर बात हुई थी। तो इस बुनियाद पर एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में जब अदालत में ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी तो अदालत ने सेक्रेटरी खुराक को तलब किया था और सेक्रेटरी खुराक ने आज इस बात का अदालत में बयान दिया है कि हमारे यहाँ जो सरकारी गोदाम हैं वो बहुत थोड़े हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें गंदम रखनी पड़ती है प्राइवेट गोदामों में। जब प्राइवेट गोदामों में रखते हैं तो वहाँ बारिश की वजह से गंदम वाकई ख़राब भी होती है और उसमें वो गंदम गंदी भी होती है, जिसकी बुनियाद पर और साथ अदालत ने जब यह सवाल किया कि वो गंदम फिर आगे आप इस्तेमाल भी करते हैं, इसके ऊपर सेक्रेटरी खुराक सिंध खामोश हो गए। अदालत ने कहा मुझे जवाब चाहिए, मैं मुराद अली शाह को बुला लूँगा, आप लोगों को गंद खिला रहे हैं, आप लोगों की जानों से और ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। और साथ अदालत ने कहा मामला सिर्फ इसका नहीं है, मामला ये है कि जो आटा गंदम बहरान है, जो स्मगलिंग है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और जो गंदी गंदम खिलाई जा रही है,
عدالت نے ان 4 ایشوز کے اوپر مراد علی شاہ سے جواب طلب کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے، اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا جواب جمع کروائیں اور عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت اس حکومت کو لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلنے دے گی، یہ ریمارکس تھے آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے، اور اب سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری خوراک کو کہا ہے کہ اس کے اوپر مراد علی شاہ سے اور سندھ حکومت سے جواب لے کر عدالت میں پیش ہوں، اور پھر عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ درخواست گزار کے وکیل کو کہا ہے کہ آپ اپنی بحث تیار کر کے آئیں، اور اگلی تاریخ پر عدالت نے کہا کہ اس کی بحث کریں اور اس معاملے کو فائنلی ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے اس میں جو یوسف رضا گیلانی کا، اب یوسف رضا گیلانی میں جو کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں بلاول ہاؤس کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بڑے اہم کیسز ہیں جس میں زرداری خاندان بری طرح پھنس چکا ہے۔ ایک معاملہ ہے جو یوسف رضا گیلانی کا، اور دوسرا معاملہ ہے ویڈیو سکینڈل کا، اور یہ دونوں معاملے جڑے ہوئے ہیں اور ان میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ویڈیو سکینڈل میں تو یہ ہوا ہے کہ ویڈیو سکینڈل آپ کو پتہ ہے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت کی طرف سے، اس میں شیریں مزاری ہے، شہزاد اکبر ہے اور فواد چودھری۔ انہوں نے 13 فروری کو یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کا پہلا اجلاس طلب ہوا تھا، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ارشد شریف جو کہ ARY نیوز کے اینکر ہیں، وہ انہوں نے کیونکہ یہ ویڈیو سکینڈل سامنے لے کر آئے تھے، ان کو طلب کیا تھا۔ آج ارشد شریف نے وہ جو اوریجنل ویڈیوز ہیں ان کی CDs پیش کی ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ارشد شریف نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے والا کون ہے، پیسے دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا ہے اس کمیٹی نے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو فرانزک کروائیں، فرانزک کروانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور یہ اصلی ہے اور ہم اسی پر ہی ریلائی کر رہے ہیں، اور ہم اب اس انکوائری کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اور اگلے مرحلے میں انہوں نے طلب کیا ہے DGIB کو اور DGFIA کو، واجد ضیاء کو اور DGIB کو اور اسپیشل برانچ KPK کے نمائندے کو، کہ وہ آئیں اور وہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس معاملے کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور اس کے بعد یہ کمیٹی فیصلہ سنائے گی۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ جاری کرے گی، اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں یہ رپورٹ جاری کرنی ہے، تاکہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے یہ رپورٹ آ جائے، تاکہ اس آفیشیل ڈاکومنٹ کو استعمال کیا جائے سپریم کورٹ میں اپنے کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی، اور اپنے منشور اور اپنا جو وزیر اعظم کا ان کی طرف سے جو ایک لیا جا رہا ہے اسٹانس لیا جا رہا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ بلاول ہاؤس کے لیے ایک بڑی انہونی ہونے والی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یوسف رضا گیلانی کے خلاف۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو کیس ہوا تھا، فرید رحمان پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما ہیں، اور انہوں نے یہ فائل کیا تھا۔ اس میں جو معاملہ تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا جائے، اور ان کے جو جمع کروائے گئے تھے اس یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کاغذات نامزدگی، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ یہ ان کو نااہل ڈکلیئر کیا جائے، اور آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ ظفر اقبال صاحب ہیں جو کہ ریٹرننگ آفیسر ہیں الیکشن کمیشن کا، ایک ٹرائبونل ہے جو اعتراضات کو سن رہا ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا ریپرزینٹ کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی کو۔ یوسف رضا گیلانی خود بھی موجود تھے، شاہد خاقان عباسی بھی، اور جو راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم موجود تھی، اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے، توشہ خانہ ریفرنس کا حوالہ دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں خود اس بات کو تسلیم کیا یوسف رضا گیلانی نے کہ وہ 26 اس کے خلاف کیسز ہیں۔ پھر سوئس بینکوں کو اور سوئس حکام کو خط نہ لکھنے کے معاملے پر جو ان کی چھٹی ہوئی تھی، اور جو ان کو توہین عدالت کی بنیاد پر وزیر اعظم کو عہدہ ان سے لیا گیا تھا، اور وہ وزیر اعظم کو عہدے سے فارغ ہوئے تھے، وہ اتنا بڑا کیس ہے کہ اس کے بعد کیا یہ نااہل نہیں ہے؟ کیا توشہ خانہ ریفرنس میں جو سرکار
सरकार की प्रॉपर्टी थी उसको ये आगे अपनी मर्ज़ी के लोगों को बांटने में, तकसीम करने में ये मुलव्वस नहीं है, और इनके खिलाफ काफ़ी केसेस हैं, मनशियात तक के केसेस हैं। तो ये कैसे अहल हो सकते हैं? बड़ी अहम समाअत हुई और उसमें ये 2 घंटे तक समाअत होती रही। ज़फ़र इकबाल साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने इस केस की जो फैसला है वो महफूज करते हुए सुबह जो कल 18 फरवरी है 9 बजे इस पर फैसला सुनाना है। अब अगर तो जितने फैक्ट्स बताए गए हैं और जो डिटेल्स बताई गई और जितना इलेक्शन कमीशन को अब जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसके खिलाफ और करप्शन और नैब ज़दा लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है, तो उसके बाद ये टेस्ट केस बन गया है इलेक्शन कमीशन के लिए। और ज़रा ये बताते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए काफ़ी मसाइल बढ़ चुके हैं, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को सुबह फारिग कर दिया जाता है तो उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी क्या करेंगे, और अगर उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद ये मामला चला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर मेरिट के ऊपर बात को देखेगी, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को देखेगी जिसमें कहा गया कि ये सादिक और अमीन नहीं है। तो नवाज शरीफ की जजमेंट के बाद अगर कोई और सादिक और अमीन नहीं है तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और इसको वैसे नहीं इससे नज़र चुराई जा सकती, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मैं समझता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का मामला हो या वीडियो स्कैंडल हो, अगले 24 घंटे बहुत अहम है बिलावल हाउस के लिए, जरदारी माफिया के लिए। देखते हैं इनमें क्या पेशरफ्त होती है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।